हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए 11वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 11वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस 11वें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट देखना है। और इस 11वें प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 11वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर है सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 62, 62 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 18 और 18 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 57, 57 से कितना बन रहा है 62, तो 57 से 62 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 57 में क्या कर दें +5 कर दें तो 57 और 5 मिलकर बन जाएगा 62। फिर देखिए 62 से कितना बन रहा है 31, तो 62 से 31 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 62 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 31। इसी प्रकार से आगे देखिए 31 से कितना बन रहा है 36, तो 31 से 36 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 31 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। इसी प्रकार आगे देखिए 36 से आगे बन रहा है 18, तो 36 से 18 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 36 को क्या कर दें 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 18। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 18 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ भाग 2, फिर क्या हुआ +5, उसके बाद में क्या हुआ भाग 2। यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +5 भाग 2 +5 भाग 2। अब भाग 2 के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा +5। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम इस 18 के अंदर क्या कर दें इस 5 को ऐड कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या कर देंगे इस 18 के अंदर +5 कर देंगे तो 18 और 5 मिलकर बन जाएगा 23। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो हाँ सर, संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं और आपके एग्जाम के मात्र 2 से 4 दिन भी बचे हुए हैं, तो मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए
जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको एक कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय के बीच में आप एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 36, 36 के बाद में दिया गया है 34, 34 के बाद में दिया गया है 30, 30 के बाद में दिया गया है 28, 28 के बाद में दिया गया है 24 और 24 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले दिया गया है 36, 36 से कितना बन रहा है 34, तो 36 से 34 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 36 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 34। फिर देखिए 34 से कितना बन रहा है 30, तो 34 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 34 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 30। इसी प्रकार से आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 30 से कितना बन रहा है 28, 30 से 28 कैसे बनेगा। ध्यान से देखिए, यदि हम 30 में से क्या कर दें -2 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 28। फिर देखिए 28 से कितना बन रहा है 24, 28 से 24 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 28 में से क्या कर दें -4 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 24। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 24 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ -2, उसके बाद में क्या हुआ -4, फिर उसके बाद में क्या हुआ -2, उसके बाद में क्या हुआ -4, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है -2 -4 -2 -4। अब -4 के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। कैसे, यदि हम 24 में से क्या कर दे -2 कर दे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 24 में से हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे, तो 24 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 22, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि 22 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 22 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक रेलगाड़ी की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 500 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है।
तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ये पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न में हमसे पूछा गया है समय, यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 500 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो हमें यहाँ पर क्या याद होना चाहिए, समय का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हम समय कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए समय का फॉर्मूला या सूत्र होता है समय बराबर है, यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए समय बराबर है दूरी बटा में चाल, ठीक है, ये होता है समय का फॉर्मूला या फिर सूत्र, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दूरी तो हमें दी गई है मीटर के अंदर है, समय दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 25 को क्या कर देंगे 5/18 के साथ में गुणा कर देंगे, यानी कि जब भी आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाए और उसको आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो चाल को क्या करना है 5/18 के साथ में गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 25 को 5 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 25 पंजा के 125 और इसके बटा में कितना है 18, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर चाल ज्ञात हो गई किसके अंदर, मीटर प्रति सेकंड के अंदर 125 बटा में 18। अब यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, समय निकालना है, तो यहाँ पर मेरे भाई समय हम निकाल देंगे बहुत ही आसानी से। समय बराबर क्या है, दूरी बटा में चाल, तो यहाँ पर मेरे भाई दूरी कितनी है 500 मीटर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 500, इसके बटा में क्या है चाल, चाल हमने निकाला है कितना मीटर प्रति सेकंड में 125 बटा में 18, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 125 बटा में 18। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए जो ये 18 है किसके अंदर है, बटा में यानी कि भाग में है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा गुणा के अंदर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से इसको समझिए, यहाँ पर देखिए समय बराबर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है 500, ठीक है। उसके बाद में क्या है जो 18 है इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा किसके अंदर, गुणा के अंदर है, और बटा में कितना बच रहा है 125 है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, उससे पहले हम कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा 125 से कम 125 और ये कट जाएगा 125 चौका 500, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समय ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बच गया, समय बराबर है 4 गुणा में 18, ठीक है, ये बच गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 18 चौका 72, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर सेकंड के अंदर निकलेगा, यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 500 मीटर की दूरी तय करने में समय लेगी कितना, 72 सेकंड का। अब हमें देखना है कि 72 सेकंड किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 72 सेकंड हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम तक हमारी कंप्लीट क्लासेस देखते हैं तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 से यहाँ पर 69 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से यहाँ पर 69 बना है
उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 69 कैसे बना है। तो मेरे भाई 8 से यहाँ पर 69 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 8 का किया गया है स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 64 से 69 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 64 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 64 और 5 मिलकर बन जाएगा 69। और ध्यान से देखिए 69 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 7 के अंदर है और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इस 7 का करेंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे पास 7 का स्क्वायर होता है 49। और जिस प्रकार से यहाँ पर +5 किया गया है उसी प्रकार से हमें 49 के अंदर भी क्या कर देंगे, +5 कर देंगे। तो 49 और 5 मिलकर बन जाएगा 54। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 54। अब हमें देखना है कि संख्या 54 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 54 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए सॉल्यूशन देखने से पहले आपको क्या करना है, इस सीरीज को रोककर इस सीरीज को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया है कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 316, 316 के बाद में दिया गया है 288, 288 के बाद में दिया गया है 262, इसी प्रकार से 262 के बाद में दिया गया है 238, 238 के बाद में दिया गया है 216 और 216 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 316, 316 से कितना बन रहा है 288। तो 316 से 288 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए यदि हम 316 में से क्या कर दें -28 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 288। इसी प्रकार से आगे देखिए 288 से कितना बन रहा है 262, तो 288 से 262 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 288 में से क्या कर दें -26 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 262। इसी प्रकार से देखिए 262 से कितना बन रहा है 238, 262 से 238 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 262 में से क्या कर दें -24 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 238। इसी प्रकार से आगे देखिए 238 से कितना बन रहा है 216, तो 238 से 216 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 238 में से क्या कर दें -22 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 216। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 216 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ -28, उसके बाद में क्या हुआ -26, उसके बाद में क्या हुआ -24
उसके बाद में क्या हुआ -22, यानी कि यहाँ पर सभी में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा माइनस होगा। कितना माइनस होगा तो वो देखिए, सबसे पहले -28, उसके बाद में -26 है। तो यहाँ पर देखिए 28 से कितना बना 26 है, तो यहाँ पर 28 से 26 बन जाएगा कैसे, यदि हम 28 में से क्या कर देंगे 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 26 है। इसी प्रकार से देखिए 26 से कितना बन रहा है -24 है, तो -26 से -24 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम इस 26 में से क्या कर देंगे यहाँ पर भी 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 24 है। फिर देखिए 24 से कितना बन रहा है 22 है, 24 से 22 कैसे बन रहा है, तो 24 में भी यहाँ पर क्या कर देंगे -2 कर देंगे तो बन जाएगा 22 है। इसी प्रकार से 22 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सभी में -2 हुआ है तो 22 में से भी -2 कर देंगे, तो यहाँ पर 22 में से -2 करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20 है। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 216 में से क्या कर दें -20 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 216 में से हम क्या कर देंगे -20 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 196, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 196। अब हमें देखना है कि संख्या 196 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 196 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में निम्न में से कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है। ऑप्शन ए है सिरका, ऑप्शन बी है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, सोडियम पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में खाद्य अम्ल मिलाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, या फिर हम बोल सकते हैं कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी है आत्माराम पांडुरंग ने और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आप सभी को एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए वैज्ञानिक डार्विन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक न्यूटन ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक जॉनसन ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, वैज्ञानिक डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम राज्य को, ऑप्शन बी है त्रिपुरा राज्य को, ऑप्शन सी है असम राज्य को, और ऑप्शन डी है नागालैंड राज्य को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, भारत के सिक्किम राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी अभ्यर्थियों को इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर PDF सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है एक बार आप बचे हुए समय के अंदर इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर PDF सेट से देखने को मिलेंगे। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट के साथ में आपको कंप्लीट 2025 और 26 की जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर PDF सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 2011 में, ऑप्शन बी वर्ष 2015 में, ऑप्शन सी वर्ष 2019 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2020 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, जलवायु परिवर्तन से संबंधित पेरिस समझौता वर्ष 2015 में प्रस्तावित हुआ था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।